guys are doing good. And yes, let me quickly check if we are online. I hope आप पूरे precautions ले रहे हैं कोरोना वायरस के against. So please stay inside your houses and do not step out so that you are on the safer side. So yes, we are online right now. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे आपका essay 710, which is essay 710 on the comparative information, that is corresponding figures and comparative financial statement. तो ये आपका essay है, essay 710. इसको आज हम broadly discuss करने वाले हैं. सबसे पहले आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो और लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल टू मी. मेरा नाम है दीपिका राठी और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और आई होप आज के क्लास में हमें आपको काफी क्या होगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी. आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल एंड आई होप दैट यू गाइज आर definitely going to enjoy the session. Hello Sakshi, I hope that you're doing good. चलो let's get started. सबसे पहले तो हम बात करें कि comparative information क्या होती है. अगर आपने कोई financial statements देखे हो किसी भी entity के, तो आपने देखा होगा कि financial statement में क्या होता है, किसी भी कंपनी के for example आपने देखे हैं, तो आपने देखा होगा कि comparative information दी हुई होती है. मतलब इस साल के figures तो होते ही हैं, उसके साथ साथ में prior period के figure होते हैं. For example अगर आपका ये साल का मतलब मार्च में जब आपका साल खत्म हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, तो देखो 1920 का फाइनेंशियल ईयर का जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, तो उसमें आपके 1819 के भी क्या होते हैं, फिगर्स होते हैं. मतलब कंपैरेटिव फिगर्स होते हैं, पिछले साल के प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी फिगर्स होते हैं आपकी करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. तो इनको बोलते हैं कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन. और ये पिछले साल के प्रायर पीरियड के जो फिगर्स होते हैं, ये आपकी इस साल की बैलेंस शीट में क्यों आते हैं? ये इसलिए आते हैं ताकि आपकी कंपनी की कैसी ग्रोथ हो रही है, पिछले साल कितने एसेट्स थे, एसेट्स में कितने बदलाव हुए, या पिछले साल कितने खर्चे थे, खर्चों में कितना इंक्रीज हुआ, या इनकम में कितना इंक्रीज हुआ. तो ये क्या होता है, एक कंपैरिजन रहता है. तो एक कंपैरिजन रहेगा तो आपका क्या रहेगा, आपका ईजी होगा ये देखने के लिए कि पिछले साल क्या था, पिछले साल कंपनी कैसा कर रही थी और इस साल कंपनी में क्या चीज की ग्रोथ हुई है. तो ये देखने के लिए क्या होता है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन होते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू अब देखते हैं कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन. तो होती है ना आपकी दो टाइप की होती है. एक तो हो गया आपका, हेलो शशांक, एक तो हो गया आपका कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स और एक हो गया कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब आपके कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन ना दो टाइप से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते हैं. तो एक तो हो गया आपका कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स और एक हो गया आपका कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो हम देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है. इन दोनों में ये डिफरेंस है कि आपके कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स में, फॉर एग्जाम्पल आपके कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स में आपके प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे लिखे हुए होते हैं. अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका लेट्स से बैलेंस शीट में ट्रेडिशनल हिसाब से बैलेंस शीट मैंने बनाया. तो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द एसेट साइड, ठीक है, अगर ये है आपका एसेट साइड, ठीक है, तो एसेट साइड में आपने लिखा यहाँ पे आपके फिक्स्ड एसेट है, आपके फिक्स्ड एसेट में डेटर्स हैं और करंट एसेट्स हैं आपके और काफी चीजें हैं. ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपका पुराना साल का फिगर, दैट इज 1819 का, और यहाँ पे होगा आपका 1920 के फिगर्स. तो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स मतलब होते हैं जहां पे दोनों फिगर्स एक साथ में लिखे हुए होते हैं. मतलब फिक्स्ड एसेट के फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 लाख का फिक्स्ड एसेट है और पिछले साल अगर 3 लाख के फिक्स्ड एसेट्स थे, तो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स में कुछ इस तरह से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके प्रायर पीरियड के बैलेंसेस स्पेसिफाइड होते हैं, जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखे भी होंगे. तो इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स. मतलब ये जो फिगर्स होते हैं ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, मतलब प्रायर पीरियड के जो आपके प्रायर पीरियड की इंफॉर्मेशन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट होती है. बेसिकली इस तरह से कुछ लिखा हुआ होता है. तो इसे बोलते हैं इस वे ऑफ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स बोलते हैं. और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, दो सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए होते हैं. जैसे ऊपर अगर आपकी बैलेंस शीट बनी हुई है, आपकी अगर बैलेंस शीट 18 फॉर एग्जांपल इस साल की बनी हुई है, 1920 की बैलेंस शीट बनी हुई है, तो नीचे एग्जैक्टली उसके बैलेंस शीट बनी हुई होगी आपकी 1819 की. तो कुछ इस तरह बनी हुई होती है. अगर ये हो गया, इस तरह से आपके हो गए दो सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हुए होते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. इंडिया में बेसिकली क्या ज्यादा यूज करते हैं हम, इंडिया में इस टाइप का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज होता है जिसमें आप दोनों साइड में क्या करते हो, दोनों साइड में
इंफॉर्मेशन लिखते हो, मतलब कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन ऐसे डिस्प्लेड होती है जैसे हमने पढ़ा 18, मतलब पुराने फिगर्स भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंटीग्रल पार्ट होते हैं। चलो आई होप आपको इतना अब ये जो डिफरेंस हमने पढ़ा ये समझ में आ गया कि करस्पॉन्डिंग फिगर्स कैसे होते हैं और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन कैसे दी जाती है। अगर समझ में आ गया तो गिव मी अ थम्स अप सो दैट आई विल अंडरस्टैंड दैट यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। चलो वेरी गुड। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऐसे 70710 का, ऐसे 710 का ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑडिटर के लिए ऑब्जेक्टिव ये होता है टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस अबाउट वेदर द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, चाहे वो इस फॉर्म में हो चाहे इस फॉर्म में हो, हैज बीन प्रेजेंटेड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट in accordance with the requirement for the comparative information in the applicable financial reporting framework। मतलब क्या, मतलब आपकी जो comparative, मतलब as per ऐसे 710 एक ऑडिटर का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑडिटर अच्छे से ये अप्रोप्रिएटली देख ले कि जो पिछले साल की प्रायर पीरियड की कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है वो क्या अच्छे से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है प्रेजेंट की गई है कि नहीं। इसका क्या होता है ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है। ऐसे 710 के पीछे ऑडिटर को क्या करवाने का ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑडिटर अच्छे से देख ले कि कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन पिछले साल की अच्छे से क्या की गई है, प्रेजेंट की गई है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकॉर्डिंग टू दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फिर क्या है दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद दी ऑडिटर्स रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऑडिटर उन स्टेटमेंट के बेसिस पे, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अच्छे से रिपोर्ट कर पाए। ठीक है, तो अब ये रिपोर्टिंग का पार्ट है जो हम नीचे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो वेरी गुड वेरी गुड, सब बच्चे अच्छे से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आगे क्या बोलता है हमारा ऑडिटर में, हम देखेंगे ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं, मतलब क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स करोगे आप ऐसे 710 में। आप ऑडिटर, एज एन ऑडिटर आप कल ऑडिटर बन जाओगे, आपको अगर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन चेक करना होगा तो आप क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे। तो फटाफट क्या करो, देख लो यहाँ पे क्या करना होगा। पहली चीज ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर ये देखता है कि वेदर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इस साल के, इसमें कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है ना, और अगर अच्छे से मेंशन्ड है तो क्या वो अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड है कि नहीं, ये आप क्या करोगे देखोगे। इसके लिए आप क्या लगाओगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे। तो क्या देखोगे आप, सबसे पहले आप ये देखोगे कि जो आपकी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है that agrees with the amount and other disclosures presented in the prior period, मतलब जो बेसिकली आपके प्रायर पीरियड के अमाउंट्स थे वो इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अच्छे से क्या कर दिए, अच्छे से प्रेजेंट किए हैं कि नहीं। मतलब अगर पिछली साल आपके डेटर्स थे 5 लाख के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए इस साल अगर आपने कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा तो इस साल आपने पिछले साल के डेटर लिख दिए 3 लाख। नहीं, आपको अच्छे से क्या करना है, पिछले साल के फिगर्स को क्या करना है, इसको बेसिकली समझ लो कॉपी पेस्ट करना बोलते हैं। तो आपने क्या कर दिया, अच्छे से पिछले साल के फिगर्स को इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अच्छे से डाल दिया। फिर क्या है, आप ये देखोगे दैट द अकाउंटिंग पॉलिसीज रिफ्लेक्टेड इन द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, जिस हिसाब से आपके पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं, जो जो अकाउंटिंग पॉलिसीज के बेस पे आपके पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं, आपके करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्या है उसी अकाउंटिंग पॉलिसीज को ध्यान में रख के बने हैं। मतलब कंसिस्टेंसी है ना अकाउंटिंग पॉलिसीज में। आपने पढ़ा होगा AS1 में आपको कंसिस्टेंटली क्या अप्लाई करना पड़ता है, अकाउंटिंग पॉलिसीज को अप्लाई करना पड़ता है। तो हाँ, ये तो अंडरस्टूड सी बात होती है कि जो पिछले साल आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, इस साल भी आपने वही अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली मेंटेन करके वही उसी के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं। और इफ देयर हैज बीन एनी चेंजेस, अगर किसी कारण से अगर चेंजेस हुए हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज में, whether those changes have been properly accounted for and has been properly presented and disclosed, मतलब अगर कोई चेंज हुआ है तो ये चेंज प्रॉपरली अकाउंटिंग पॉलिसीज में, अगर कोई चेंज हुआ है तो ये चेंज प्रॉपरली क्या होना चाहिए, डिस्क्लोज्ड होना चाहिए। तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव होता है ऐसे 710 में, आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अच्छे से क्या हो, प्रेजेंट हुई भी हो। उसके लिए आप क्या ऑडिट प्रोसीजर चेक करोगे, आप ये देखोगे कि जो आपकी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो इस साल अच्छे से क्लासिफाइड किया गया है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है डेटर का बैलेंस क्रेडिटर में डाल दिया, क्रेडिटर का बैलेंस कोई और इन्वेंट्री में डाल दिया, ऐसा तो नहीं किया है ना। तो आप क्या लगाओगे, ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे। उससे आप ये चेक करोगे कि पिछले साल के फिगर्स इस साल अच्छे से आपने कॉपी पेस्ट किए हैं कि नहीं। और सेकेंड चीज, आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेक करोगे कि क्या इस साल की अकाउंटिंग, जो इस साल भी अकाउंटिंग पॉलिसीज वही हमने यूज किया है कि नहीं जो हमने पिछले साल यूज किया था।
एक बात और बता दूं, जितना भी मैं आपको पढ़ाती हूँ ये मैं आपके स्टडी मैथ से सारा पोर्शन उठाती हूँ, तो डू नॉट वरी, मैं इस ऐसे में आपका कुछ नहीं छोड़ूंगी, आपको सब यहां से याद करके ही वापस भेजूंगी, ठीक है, टेंशन नहीं। फिर क्या है, ऑडिट रिपोर्टिंग रिगार्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स। तो मैंने आपको क्या बोला था, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन कितने टाइप के होते हैं। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन आपकी बैलेंस शीट में या फिर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो तरीके से डाले जाते हैं, एक कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स के हिसाब से, एक तो हो गया आपके कॉरस्पॉन्डिंग फिगर के हिसाब से, और एक हो गया आपके कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से, है ना। मैंने आपको दोनों चीजें बताई थी। तो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स में मैंने आपको क्या बोला था, किस तरह से होते हैं, इस तरह से होता है, जिसमें आपके यहाँ पे प्रायर पीरियड के फिगर्स होते हैं, इस साल आपके करंट पीरियड के फिगर्स होंगे। तो इस तरह से, मतलब दो आपके कॉलम्स डाल के इस तरह से आपकी इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड होती है, तो इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स। मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रायर पीरियड के जो इंफॉर्मेशन होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है। चलो, तो आप जब ऑडिट रिपोर्टिंग करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स में, अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन कॉरस्पॉन्डिंग फिगर के हिसाब से डाली गई है, मतलब इस तरह से कॉलम में पिछले साल का भी है, इस साल का भी है, जो आप जनरली किसी भी बैलेंस शीट में देखोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखोगे। फिर क्या है, when corresponding figures are presented, आपकी अगर बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस हिसाब से अगर बनी गई है, तो ऑडिटर जब अपना ओपिनियन देगा इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो ही शैल नॉट रेफर द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स, मतलब वो ये जो बैलेंसेस है ना, पिछले साल के बैलेंस को देखकर अपना ओपिनियन नहीं देगा, वो सिर्फ करंट ईयर के बैलेंसेस को देख के ही क्या देगा, अपना ओपिनियन देगा। समझ में आया आपको। मतलब अगर इस तरह से बैलेंस शीट आपकी बनी हुई है, तो ऑडिटर जब अपना ओपिनियन देता है, आपको पता है ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, तो ऑडिटर पिछले साल की इंफॉर्मेशन को ध्यान नहीं देगा, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स को नहीं देगा, सिर्फ करंट ईयर के फिगर्स को ध्यान में रख के अपना ओपिनियन देगा। ये तो हो गया आपका कॉरस्पॉन्डिंग फिगर के हिसाब से, अगर आपका कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन क्या हो, डला हुआ होगा तो। पर अगर आपकी बैलेंस शीट, अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है वो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे है, मतलब ऊपर है आपका 1920 का बैलेंस, ऊपर है आपकी 1920 का बैलेंस शीट, और नीचे है आपकी बैलेंस शीट किस तरह की, 1819 की। तो अगर आपका कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से है, तो आपके फिगर्स कुछ इस तरह से होंगे कि ऊपर तो आपकी पूरी बैलेंस शीट बनी हुई होगी करंट ईयर की, और पिछ नीचे होगी शायद प्रायर ईयर की या प्रायर पीरियड्स की, एक साल से ज्यादा भी हो सकता है। तो इस केस में ऑडिटर ओपिनियन कैसे देता है, ऑडिटर ओपिनियन टू रेफर सच पीरियड when comparative financial statements are presented, जब comparative financial statement के हिसाब से आपके financial statement में information आ रही है, तो ऑडिटर का जो ओपिनियन होगा shall refer to each period for which the financial statements are presented on which the audit opinion is expressed। मतलब क्या, इस समय जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से बने हैं, मतलब आपकी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन अगर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आई है करंट पीरियड की, तो जब आप ओपिनियन दोगे, आप एज एन ऑडिटर, ध्यान से सुन लो, आपको ओपिनियन देना पड़ेगा। जब आप ओपिनियन दोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, तो आप जितने भी बैलेंस शीट्स है, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जितने भी सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उन सबको ध्यान में रख के आप अपना ओपिनियन दोगे। कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स में हमने क्या देखा था, आप पुराने साल के फिगर्स को नहीं देखोगे, सिर्फ करंट ईयर के फिगर को ध्यान में रख के अपना ओपिनियन दोगे। पर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप क्या करते हो, आप जितने भी प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सेट्स है आपके करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आप उन सब को ध्यान में रख के तीनों को कंसिडर करेंगे जब आपको अपना ओपिनियन देना होगा। समझ में आया, ये जो आपने डिफरेंस पढ़ा, ये आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो क्या करोगे, थम्स अप दोगे, तो ताकि मुझे समझ में आए कि आपको इतना समझ में आया। चलो, वेरी गुड। तो हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा कि अगर ऑडिटर ऑडिट रिपोर्टिंग करता है और आपके प्रायर पीरियड के फिगर कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स जैसे आपकी बैलेंस शीट में एक्सप्रेस्ड है, जैसे हमने यहाँ पे देखा है, तो ऑडिटर क्या करेगा, सिर्फ करंट पीरियड के फिगर्स को देख के क्या देगा, अपना ओपिनियन देगा। एक्सेप्ट इन दी फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, पर हमेशा तो वैसे तो करंट पीरियड को देख के ही अपना ओपिनियन देगा, पर कुछ केसेस में वो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स को भी देखेगा। ये जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स होंगे ना, इनको भी देखेगा ऑडिटर। किस केस में देखेगा, देयर आर एक्सेप्शंस टू इट। तो हम उन एक केस को हम पढ़ते हैं।
पहला केस है, इफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट on the prior period as previously issued included a qualified opinion, disclaimer of opinion और an adverse opinion। मतलब आपकी जो पिछले साल की जो corresponding figure आपने यहाँ पे डाले हैं ना, आपने जो corresponding figure यहाँ पे डाले हैं, जो आपकी पिछले साल के बैलेंसेस है, प्रायर पीरियड के बैलेंसेस है, तो जब प्रायर पीरियड की ऑडिट रिपोर्ट में किस तरह का ओपिनियन था, मॉडिफाइड ओपिनियन था, मतलब क्वालिफाइड ओपिनियन था या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन था, एडवर्स ओपिनियन था। ये ओपिनियन किस लिए कब दिए जाते हैं, जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी तरह का मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, ऐसे ऑडिटर के पास ऑडिट एविडेंसेस हो, तो ऑडिटर क्या देता है, या ऑडिट एविडेंसेस नहीं हो और ऑडिटर ये ना बता पाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं, तो उस केस में ऑडिटर क्या देगा, मॉडिफाइड ओपिनियन देता है। आपने अगर ऐसे 705 पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे में पता होगा, या आपने अपना चैप्टर अगर ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको इसके बारे में पता होगा। तो अगर ऑडिटर ये देखेगा कि उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है, मतलब पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट में जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स यहां पे आ रहे हैं, उस साल में अगर आपकी ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, और जिस बेसिस पे मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था वो मैटर अभी तक अगर रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो ऑडिटर अपने करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी क्या देगा, मॉडिफाइड ओपिनियन देगा। तो यहां पे क्या लिखा है, इफ द ऑडिट रिपोर्ट ऑन द प्रायर पीरियड एज प्रीवियसली इशूड इंक्लूड अ क्वालिफाइड ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन एंड द मैटर, जिस मैटर की वजह से पिछले साल ऑडिटर ने ये ओपिनियन दिया था, which gave rise to the modification is unresolved, अगर वो मैटर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है तो ऑडिटर क्या करेगा, the auditor shall modify the auditor's opinion on the current period financial statement। मतलब इस साल के करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिटर अपना ऑडिट रिपोर्ट क्या कर देगा, ऑडिट रिपोर्ट में अपने ओपिनियन को क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। यहां तक समझ में आया। तो हमेशा अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स है तो पहले तो आप करंट पीरियड के अमाउंट्स को देख के ही वैसे तो अपना ओपिनियन देते हो, पर कुछ केसेस में आप पिछले साल के फिगर्स भी देखते हो। तो पहला केस आपने क्या देखा, पहला केस आपने ये देखा कि जब आपके प्रायर पीरियड का जो ऑडिट रिपोर्ट था उसमें अगर ऑडिटर ने मॉडिफाई किया हुआ होगा ओपिनियन अपना, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप मॉडिफाइड ओपिनियन दोगे। इस साल भी करंट पीरियड में भी क्या दोगे, मॉडिफाइड ओपिनियन दोगे। सेकंड क्या है, आपका सेकंड पॉइंट है जिस केस में आप कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स को देखोगे, इफ द ऑडिटर obtains audit evidences that a material misstatement exists in the prior period financial statement। अगर ऑडिटर को ऐसे ऑडिट एविडेंसेस मिलते हैं कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करते हैं प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिस पे क्या ओपिनियन दिया गया है, जिस पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन हैज बीन प्रीवियसली इशूड, मतलब ऑडिटर को ऐसे ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं जिससे ऑडिटर को यह पता चल गया है कि पिछले साल प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या थे, मटेरियल मिसस्टेटमेंट थे, और फिर भी क्या ओपिनियन दिया, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है तो आप कौन सा ओपिनियन देते हो, कोई मॉडिफाइड ओपिनियन देते हो, आप अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर देते हो। पर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पिछले साल के ऑडिटर को क्या मिला है, ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं कि पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, और फिर भी क्या दिया हुआ है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन हैज बीन प्रीवियसली इशूड। प्रीवियस ईयर के ऑडिट रिपोर्ट में क्या दिया, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया, इशूड। द ऑडिटर शैल वेरीफाई, ऑडिटर क्या वेरीफाई करेगा, वेदर द मिसस्टेटमेंट हैज बीन डेल्ट विद एज रिक्वायर्ड अंडर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ऑडिटर ये देखेगा कि क्या ये मिसस्टेटमेंट्स को इन्होंने करेक्ट किया है कि नहीं, क्या इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट पिछले साल थे, प्रायर पीरियड में थे, क्या उसको ढंग से डील किया गया था कि नहीं, ऑडिटर ये देखेगा। और फिर क्या देखेगा, एंड इफ दैट इज नॉट द केस, अगर अच्छे से डीलिंग नहीं हुई है, अगर फिर भी अभी भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, उनके लिए कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिया गया है, तो ऑडिटर क्या करेगा, द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द करंट पीरियड। तो ऑडिटर क्या करेगा, अपने करंट पीरियड में भी क्या कर देगा, ओपिनियन को क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। तो हमने दो केसेस अब आपके पढ़ लिए, और आपका अब ये लास्ट केस है ये वाला, जब आपके प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड ही नहीं है। मतलब आपने प्रायर पीरियड के जो स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन तो यहां डाल दी,
यहाँ डाल दी, पर ये हो सकता है कि ये एंटिटी पहली बार ऑडिट करा रही हो, इन्होंने कभी ऑडिट कराया ही नहीं आज तक, पहली बार ऑडिट हो रहा है। तो अगर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड नहीं है, if the prior period financial statements were not audited, the auditor shall state in the other matter paragraph in the auditor's report that the corresponding figures are unaudited। तो ऑडिटर के ऑडिट रिपोर्ट में ना एक टाइटल, एक पैराग्राफ होता है अदर मैटर पैराग्राफ, जिसमें ऑडिटर क्या करता है, ऑडिट से रिलेटेड, ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को यहाँ पे लिखता है, ठीक है, अदर मैटर पैराग्राफ में, ठीक है। तो ऑडिटर क्या करेगा, प्रायर पीरियड के, अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रायर पीरियड ऑडिटेड नहीं थे, तो अदर मैटर पैराग्राफ में ऑडिटर ये लिख देगा कि पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या थे, ऑडिटेड नहीं है। बट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां खत्म नहीं होती। सच अ स्टेटमेंट डज नॉट हाउएवर रिलीव द ऑडिटर, मतलब इतना सिर्फ अदर मैटर पैराग्राफ में ये चीज लिखने से खत्म नहीं होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की। ऑडिटर को क्या चेक करना पड़ेगा, ऑडिटर विल हैव टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस दैट द ओपनिंग बैलेंस डू नॉट कंटेन मिस स्टेटमेंट। मतलब अगर पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड नहीं थे, तो हमने देखा है पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बन जाता है ना। तो हमें कैसे विश्वास होगा, जब अगर पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ऑडिटेड ही नहीं है, तो हमें कैसे विश्वास होगा कि इस साल जो ओपनिंग बैलेंस आ रहे हैं, क्या वो ओपनिंग बैलेंस ठीक है कि नहीं, क्योंकि पिछले साल के तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट ही नहीं हुए। तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा इस केस में, ओपनिंग बैलेंसेस जो आ रहे हैं उन पे ढंग से ऑडिट प्रोसीजर लगा के चेक करने होंगे, क्योंकि हो सकता है ओपनिंग बैलेंस में किसी तरह का मिसस्टेटमेंट हो और उसकी वजह से आपके करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो जाए, मिसस्टेट हो जाए। तो ऑडिटर क्या करेगा, अगर पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड नहीं थे, तो ऑडिटर क्या करेगा, अदर मैटर पैराग्राफ में इस बात को बता देगा, और ऑडिटर क्या करेगा, जो ओपनिंग बैलेंसेस आएंगे उनको अच्छे से क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, ताकि आपके करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी तरीके का मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो। तो हमने क्या तीन केसेस पढ़ लिए, आपके तीन केसेस थे, 3 केसेस थे आपके। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रायर पीरियड के इंफॉर्मेशन, जो आपके कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन होती है, वो अगर कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर के रूप में आती है, मतलब इस तरह से अगर आप स्पेसिफाई करेंगे, जो इंडिया में हम इस तरह से ही बैलेंस शीट बनाते हैं, यही हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है। तो उस साल हम क्या कर, उस समय हम क्या करते हैं एज एन ऑडिटर, हम करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के ही अपना ओपिनियन देते हैं। पिछले साल के जो स्टेटमेंट के जो यहाँ पे जो फिगर्स मेंशन है उनको ध्यान नहीं देते, सिर्फ करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के अपना ओपिनियन देते हैं। बट कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में हम कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स को भी देखते हैं। जो 3 सर्कमस्टेंसेस हमने पढ़े, जो 3 क्या थे, अगर पिछले साल की आपकी ऑडिट रिपोर्ट में आपके ऑडिटर ने, आपने या फिर आप अगर ऑडिट कर रहे थे तो आपने क्या दिया था, मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, और जिस मैटर की वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, अगर वो मैटर अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो आप इस साल भी क्या दोगे, मॉडिफाइड ओपिनियन दोगे। और आपने सेकेंड पॉइंट में क्या पढ़ा था, चलो नीचे जाके देखते हैं। आपने सेकंड पॉइंट में पढ़ा था, अगर ऑडिटर को ये ऑडिट एविडेंसेस मिलते हैं कि प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, और फिर भी आपने क्या दिया, पिछले साल आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया गया था, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर इस साल क्या करेगा, ऑडिटर बोलेगा भाई जो मैटर जिसकी वजह से मिसस्टेटमेंट आ रहे हैं, क्या वो रिजॉल्व हुआ है कि नहीं, बताओ भाई। और अगर नहीं हुआ है तो क्या करेगा ऑडिटर, इस साल भी मॉडिफाई कर देगा अपना ओपिनियन। और प्रायर पीरियड तो हमने पढ़ा ही है, अगर प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड नहीं होंगे तो ऑडिटर ओपनिंग बैलेंसेस को अच्छे से चेक करेगा और अदर मैटर पैराग्राफ में इस चीज को जरूर बताएगा। तो इन 3 केसेस में ऑडिटर क्या कर सकता है, अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर सकता है पिछले साल के कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स को देख के। चलो वेरी गुड। तो ये तो हो गए आपके कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर वाली बात। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन मैंने बताई थी कितने टाइप की होती है, एक तो होती है कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर के, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स जब आते हैं, और एक आपका हो गया कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें दो या जितने भी सेट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, मतलब ऊपर 18-19 की बैलेंस शीट बन गई, नीचे 17-18 की बैलेंस शीट बन गई, फिर 19-20 की, अलग अलग सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस केस में जब अपना ऑडिटर आपका ओपिनियन देता है, तो मैंने क्या बताया था, ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर हर साल के जितने भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सेट आपने इसमें इंक्लूड किए हैं, सबको कंसिडर करके ओपिनियन देगा। सिर्फ इस साल के फिगर्स को देख के अपना ओपिनियन नहीं देगा, पिछले जितने भी आपके फिगर्स अटैच्ड है, जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के सेट अटैच्ड है, उन सबको देख के अपना क्या देगा, ओपिनियन देगा। चलो वेरी गुड, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ आपका सेकंड पॉइंट क्या है, when reporting on the prior period financial statement in connection with the current period financial statement। अब मैंने आपको क्या बोला,
मैंने आपको बोला जैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सेट बने हुए होंगे, जैसे ये हो गया आपका 18-19 का, एक हो गया 17-18 का, एक हो गया इस साल का 19-20 का, तो अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सेट बने हुए हैं। तो आप क्या करते हैं, इन तीनों को ध्यान में रख के क्या देते हैं, अपना ऑडिटर, आप अपना ओपिनियन देते हो। ठीक है, देते हो कि नहीं देते हो ना, चलो मैंने आपको ये बताया। फिर हो सकता है जो इन तीनों को कंसीडर करके जो आपने ओपिनियन दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने क्या दिया, आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया इन तीनों को ध्यान में रख के, ठीक है, और हो सकता है आपने पिछली साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या ओपिनियन दिया था, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया था। अगर आपने पिछली साल इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया था और आज आप इन तीनों को कंसीडर करके क्या दे रहे हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं, तो इस केस में आपने पिछले साल अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया, इस साल मॉडिफाइड ओपिनियन दिया, तो आपके ओपिनियन में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो इस डिफरेंस का कारण ऑडिटर को बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोलता है, व्हेन रिपोर्टिंग ऑन द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद द करंट पीरियड ऑडिट, if the auditor's opinion on such prior period financial statement differs from the opinion the auditor previously expressed, जो ऑडिटर ने previously opinion दिया था, ये opinion दिया था, और जो ऑडिटर इस साल ओपिनियन दे रहा है, the auditor shall disclose the reason कि उसने क्यों डिफरेंट ओपिनियन दिया, इसका रीजन ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर डिस्क्लोज करेगा। फॉर द डिफरेंट ओपिनियन इन अदर मैटर पैराग्राफ, जैसे अदर मैटर पैराग्राफ जो मैंने आपको बोला, उसमें ऑडिटर क्या करेगा, इस चीज का कि क्यों उसने डिफरेंट ओपिनियन दिया, इसका रीजन स्पेसिफाई करेगा। तो इसके साथ हमने क्या पढ़े, हमने आपका ऐसे क्या पढ़ा, आपका ऐसे 710 आई होप हमने पढ़ा और आपको समझ में आया। अगर आया तो क्या करोगे, आप मुझे थम्स अप दोगे, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्या करो, मुझे बता दो, ताकि हम उस डाउट को सॉल्व कर सके। एंड आई होप यू हैड अ लवली सेशन। और मैं पूरा का पूरा ऑडिट क्या कर रही हूँ, लाइव पढ़ा रही हूँ अनअकैडमी पे। तो आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू कैन यूज माई नेम विच इज दीपिका राठी एज अ कोड एंड अवेल एन एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। तो हम क्या कर रहे हैं, लाइव सेशन लेते हैं, डाउट सेशन होते हैं, आपके क्लासेस में जितने भी डाउट होते हैं मैं लाइव क्लियर करती हूँ। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं, मैं नवंबर 2020 और आपके मई 2020 के लिए पढ़ा रही हूँ, आपका ऑडिट फॉर सीए इंटर। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है, अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा, तो आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करो, यूज माय नेम एज अ कोड विच इज दीपिका राठी एंड अवेल एन एक्स्ट्रा 10% discount. I hope you guys had a lovely session. If yes, give me a thumbs up. And that is it for today. आप मैम सीए फाउंडेशन वालों के लिए भी कोर्स लॉन्च कीजिए प्लीज। डेफिनेटली करूंगी, डेफिनेटली फॉर श्योर। आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी पे सीए फाउंडेशन का भी क्लास ले सकते हैं और सीए इंटर का भी क्लास ले सकते हैं, दोनों ही अवेलेबल है। और आप मेरा कोड उसमें भी यूज कर देंगे, उसमें भी मेरा कोड चल जाएगा, जिसमें आप एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं यूजिंग माय नेम एज दीपिका राठी। क्या है इसका फॉर्मेट अनअकैडमी का, कि अगर आप एक बार अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आप एक सब्सक्रिप्शन में सीए इंटर के, सीए फाउंडेशन के जितने भी सब्जेक्ट्स है, उन सब का क्लासेस एक सब्सक्रिप्शन में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर पेइंग अ सर्टेन सम ऑफ मनी वंस, तो उसके फॉर एग्जाम्पल आपने 1 मंथ सब्सक्रिप्शन लिया और आपने कुछ जितने भी सब्सक्रिप्शन का प्राइस है, लेट्स से 3-4,000 जितना भी आपने पे किया, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, सीए इंटर के सारे सब्जेक्ट्स का क्या ले सकते हो, क्लासेस ले सकते हो, विच इज इन फैक्ट वेरी गुड and very cheap also. So the same applies for CA foundation as well. तो आई होप दैट आपको आज ऐसे 710 अच्छे से समझ में आया। इफ यस, गिव मी अ थम्स अप एंड हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग हार्ड, lot of best of luck to you guys. I hope that you guys are going to nail it in the exams. Chalo, bye bye.